नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे कॉटन वॉश ऑयल की, जहां पर नया वायदा आज एनसीडीएक्स में लॉन्च हुआ है। किस तरह से है उसका ट्रेड और क्या प्राइसेस हैं, क्या मार्केट है, इस पर करेंगे बात। साथ ही बात करेंगे खाने के तेलों की, जहां पर अब ये माना जा रहा है कि जो लेटेस्ट नीति आयोग की रिपोर्ट है कि 19.7 किलो पर एनम एक एवरेज पर कैपिटा कंजम्पशन यहाँ पर खाने के तेल की है। और अगर इसे कंजम्पशन और प्रोडक्शन दोनों ही नंबर से मिलाकर देखें तो 40 से 45% तक ही भारत की सेल्फ सफिशिएंसी है। क्या नंबर्स रह सकते हैं, क्या है आगे की यहाँ पर रणनीति, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर अब फिर से हमने भाव गिरते हुए देखे हैं। अगर पिछले 2 महीने देखें तो एक नेगेटिव क्लोजिंग हमने यहां पर आते हुए देखी और सितंबर की शुरुआत यहां पर ऑन द वीकर साइड कच्चे तेल के साथ हुई है। आपको याद दिला दें कि ओपेक और एलाइज अक्टूबर के महीने से यहां पर उत्पादन बढ़ाएंगे और जो भी वॉलंटरी कट्स हैं वो अगले 1 साल में यानी कि सितंबर 2025 तक खत्म कर दिए जाएंगे। यानी कि अगला 1 साल ओपेक एंड एलाइज लगातार यहां पर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, तो उसका कितना इंपैक्ट रह सकता है क्रूड पर, उस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ हैं ऑल इंडिया कॉटन सीड क्रशर्स एसोसिएशन के चेयरमैन संदीप बजौरिया, विजय सॉल्वेक्स के एमडी विजय डाटा, साथ ही निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के वीपी कुणाल शाह। लेकिन सबसे पहले कॉटन वॉश ऑयल की बात करते हैं, जहां पर एनसीडीएक्स पर कॉटन वॉश ऑयल का वायदा आज से लॉन्च हो चुका है। इस पर हमने एक्सक्लूसिवली बात की एनसीडीईएक्स के सीनियर वीपी अरुण यादव से। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा मार्केट एक्सपेक्टेशंस के बारे में। कॉटन के अंदर अगर हम वैल्यू चेन को देखते हैं तो अभी तक हम एक मेजर वैल्यू चेन को कवर करते थे। हम अगर देखें तो हमारे पास कॉटन बेल्स का कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। कपास जो रॉ मटेरियल होता है कॉटन के लिए, उसका कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, उसमें लोग ट्रेड कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास कॉटन सीड ऑयल केक, यानी कि जैसे कपास खलिया के नाम से लोग जानते हैं, उसका सौदा भी मौजूद है। तो ऑयल जो है, अगर आप सीड को क्रश करते हैं तो आपके पास में कॉटन सीड ऑयल केक और उसके अलावा कॉटन वॉश ऑयल, ये 2 प्रोडक्ट निकलते हैं। तो कॉटन वॉश ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने की वजह से वैल्यू चेन को हमेशा ये एक, मैं कहूंगा, रिस्क रहता था कि उनके पास में अगर वो क्रशिंग करते हैं तो हेज करने के लिए कॉटन सीड ऑयल केक का कॉन्ट्रैक्ट तो है, लेकिन ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो एक प्रकार से ये मांग काफी समय से आ रही थी कि ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिसके अंदर वो अपने आप को कंप्लीट हेज कर सके। तो आई थिंक ये कॉन्ट्रैक्ट जो है पूरी वैल्यू चेन को, जो खासकर जो कॉटन सीड के क्रशर्स है, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, क्योंकि अगर वो देखें उनका जो आउटपुट है, अभी वो अपना पूरा आउटपुट हेज कर पाएंगे। तो क्रशिंग के बाद में जो कॉटन सीड ऑयल केक निकलता है वो ऑलरेडी है एक्सचेंज के अंदर ट्रेड करने के लिए, उसको यूज करके वो अपने जो उनका एक्सपोजर जो मील के अंदर है या कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर है उसको हेज कर पाएंगे। और जो ऑयल बच जाता है उसको हेज करने के लिए भी एक कॉन्ट्रैक्ट आ गया है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं बायर सेंट्रिक इंडस्ट्री की, तो कॉटन ऑयल जो है वो एक मेजरली एडिबल ऑयल है, जो खासकर आपका गुजरात के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में कंज्यूम होता है। ऑलमोस्ट कंट्री के अंदर लगभग इसका 1.2 से 1.5 मिलियन टन का लगभग प्रोडक्शन रहता है एनुअल। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो एक काफी डिसेंट साइज ऑफ प्रोडक्शन है, और उस प्रोडक्शन को हेज करने के लिए कुछ ना कुछ इंडस्ट्री को चाहिए था। तो आई थिंक आफ्टर ये कॉन्ट्रैक्ट आने के बाद में इंडस्ट्री प्लेयर्स को काफी बड़ी हेल्प मिलेगी अपने प्राइस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, और अगर वो अपने प्राइस रिस्क को मिटिगेट कर पाते हैं तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट पूरी वैल्यू चेन को होगा। वेल एब्सोल्युटली, एक और वायदा यहाँ पर लॉन्च होता हुआ और जैसे कहा गया कि पूरी वैल्यू चेन अब यहाँ पर कंफर्म होती हुई नजर आएगी। संदीप जी नमस्कार। हम कॉटन वायदा को यहाँ पर देखते हैं, कोकुड का भी है और अब कॉटन वॉश ऑयल का भी है। किस तरह से आप देखते हैं ओवरऑल वैल्यू चेन और हेजिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर? मनीषा जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। ये अच्छा कदम उठाया एनसीडेक्स ने, और कॉटन ऑयल इंडिया का वन ऑफ द इंडिजिनस सेगमेंट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। हमें कॉटन सीड का प्रोडक्शन हमने देखा है, कॉटन बेल्स का प्रोडक्शन करीबन 330 लाख बेल का प्रोडक्शन होता है, और उसके हिसाब से करीबन हमें जो कॉटन सीड मिलता है वो सीड मिलता है करीबन 120 लाख टन, और वो 120 लाख टन सीड में से करीबन हमारा 12 से 13 लाख टन कॉटन वॉश ऑयल बनता है। तो इसके लिए ये वायदा इंपॉर्टेंट है, और कॉटन के लिए, जो कॉटन सेगमेंट में कॉटन ऑयल रिफाइंड ऑयल में काम करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करेगा। और इससे जो कॉटन सीड भी खरीदते हैं उनको भी कुकुड़ का एक वायदा ऑलरेडी चल रहा है एनसीडेक्स पे, ये ऑयल का भी चलेगा, तो उनको एंड प्रोडक्ट्स को हेज करने में और प्राइस रिस्क मैनेज करने में फायदा मिलेगा, प्राइस डिस्कवरी बेटर होगी। आज जैसे कॉटन वॉश ऑयल का गुजरात में भाव 960 रुपए पर 10 किलो का चल रहा है। तो अभी ये समझना बहुत जरूरी होता है कि अगले फेस्टिवल सीजन में कहाँ जाएगा, क्या पोजीशन बनेगी। तो मैं बधाई देता हूँ एनसीडेक्स को इसके लिए, यादव साहब को एंड पूरी टीम को। और जहाँ तक हमारी एसोसिएशन का सवाल है कि हम डेफिनेटली इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, एंड
हम जो भी इकोसिस्टम में प्लेयर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लिक्विडिटी इसमें लाइए, बिकॉज कोई भी वायदे को सक्सेसफुल बनाने के लिए लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो वो सबको मिलके इसमें लिक्विडिटी लाना है, ये हमारी सबकी जवाबदारी है। तो इस हिसाब से हमको इसमें आगे बढ़ना है। संदीप जी, साथ ही साथ अगर कॉटन के प्राइसेस की यहाँ पर बात की जाए और जिस तरह के लॉसेस की एक्सपेक्टेशन फिलहाल यहाँ पर गुजरात राजस्थान से निकल के आ रही है, मोस्टली गुजरात से, जहाँ पर जिस तरह की बारिश हुई है, पौधे अभी भी पानी में है, वहाँ पर एक तो बुआई कम हुई थी इस बार कॉटन की, दूसरा गुजरात में शायद कुछ यहाँ पर डैमेज भी है, तो एज ऑफ नाउ के नंबर्स के साथ आप काम कर रहे हैं? हाँ मनीषा जी, ये बड़ा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आई है हमारे सामने। जो क्रॉप ऐसे भी हमारा कॉटन का बहुत स्टैग्नेट हो रहा था, बिकॉज हमारा बीटी कॉटन में सिर्फ सेकंड जनरेशन तक का सीड यूज हो रहा था, उसके बाद वर्ल्ड में फिफ्थ या सिक्स जनरेशन तक का सीड आ गया है। लेकिन गवर्नमेंट ने उसकी परमिशन न देने से ऐसे भी हम प्रोडक्शन से, यील्ड से और पेस्ट अटैक से त्रसित थे। और अब ये जो एक्सेस बारिश जो है इसने हमें और डिफिकल्टी में ला दिया है। तो जो हम इनिशियल एस्टिमेट कर रहे थे कि हमारा क्रॉप जो है 330-40 लाख बेल तक पहुंच जाएगा, अब लग रहा है उसमें चैलेंज होगा और हो सकता है 10-15 लाख बेल का ऑल इंडिया बेसिस पे हमें पंजाब, हरियाणा, गुजरात ये सब जगह पे मिलके। तेलंगाना में बहुत बारिश हुई है, ये देख के अभी रिएसेस करेंगे हमारी कमेटी एक हफ्ते के बाद, पर लग रहा है क्रॉप में इतनी कमी आ सकती है। ऑलराइट, अब यहाँ पर अगर खाने के तेलों के प्राइसेस देखें तो पिछले एक साल में ऑफकोर्स कहीं कहीं हमने बढ़त आते हुए देखी है। विजय जी, आपको भी इस चर्चा में अब शामिल करना चाहेंगे, आपसे एक सेंस लेना चाहेंगे, क्योंकि सरसों की क्रॉप अच्छी खासी हुई और हमने लगातार भाव यहाँ पर एमएसपी के नीचे भी देखे, लेकिन जो सरकार की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो दर्शाती है कि मस्टर्ड के एमएसपी के प्राइसेस से अब हम यहाँ पर 1-1.5% ही सिर्फ नीचे हैं, तो भावों में वहाँ पर थोड़ी सी बेहतरीन नंबर्स आते हुए देखे हैं। आप ओवरऑल ट्रेड एज ऑफ टुडे कैसे देख रहे हैं? देखिए मनीषा जी, मस्टर्ड की जो मार्केटिंग होती है, पहले 3 महीने में वो किसान लाता है जिसको बेचना ही होता है, जिसको पैसे की जरूरत होती है, उसमें से कुछ मंडी में बिकता है और कुछ नाफेड हाफेड वगैरह खरीदती है। वो फेज खत्म हो जाता है 30 जून तक। उसके बाद में किसान वही माल लाता है उसको जितना उसको पैसे की जरूरत होती है। ये लीड पीरियड होता है, इस समय पे नाफेड को माल बेचना चाहिए था, लेकिन वो लोग जुलाई में माल नहीं बेच पाए। अगस्त में भी जो माल बेचा है उन्होंने उसमें बहुत सारा पोर्शन लास्ट वीक में बेचा है, वो भी क्रश नहीं हो पाया है। मस्टर्ड की मार्केट में हो गई शॉर्टेज, इस वजह से प्राइस बढ़े हैं, वरना नाफेड के पास जितना स्टॉक था उस हिसाब से उनको सितंबर के महीने में अब 3-4 लाख टन छोड़ना चाहिए, तब ये प्राइसेस स्टेबल हो गए। इनके पास स्टॉक्स भी काफी हैं और एमएसपी पे खरीदने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको गोदाम में रखा कर छोड़ दें, उसको वास्तव में रिलीज भी करना पड़ता है ताकि वो क्रशिंग हो जाए। तो मैं उम्मीद करूंगा नाफेड और हाफेड से कि बाकी बचे हुए 4-5 महीनों में ये काफी हद तक माल को छोड़ दें ताकि क्रशिंग हो जाए, हमको देसी तेल मिले मस्टर्ड, अदरवाइज शॉर्टेज रहेगी। 6 लाख टन हमको मस्टर्ड सीड क्रशिंग के लिए जरूर चाहिए, कच्ची खाने के लिए। नाफेड ने और जो जैसे माल आपने अगस्त के कहा, महीने में जुटाया है उसमें हार्डली 60-70 हजार टन क्रश हो पाया अभी तक। इस वजह से मस्टर्ड के भाव बढ़े हैं, वरना ये भाव रीजनेबल नहीं थे, इतना नहीं बढ़ना चाहिए, ये मेरा कहना है। जी, तो आप कह रहे हैं कि नेफेड हैवेड को स्टॉक बेचना चाहिए और टाइमली स्टॉक बेचना चाहिए और राइट क्वांटिटी में बेचना चाहिए। तो ये जो सडन शॉर्टेज यहाँ पर बाजार में नजर आई है सरसों की, कितना माल, जैसे आपने कहा कि इतना माल आ जाना चाहिए ताकि क्रशिंग यहाँ पर बेहतरीन हो जाए, सामने मांग किस तरह की है और आपको लगता है कि ये जो भाव में तेजी आते हुए नजर आई है ये एज ऑफ नाउ फिलहाल सस्टेनेबल है, क्योंकि नंबर्स अब सबके समक्ष हैं? देखिए ऐसा है कि एक जो किसान रोक लेता है माल वो होता है जो दिवाली के आसपास अक्टूबर महीने के ऑनवर्ड्स बेचता है, जब फसल की बुआई हो जाती है, खेतों में उसको फसल नई नजर आने लग जाती है। वो सेगमेंट अभी माल नहीं बेच रहा है, वो सितंबर के महीने में नहीं बेचेगा, इसलिए सितंबर की रिक्वायरमेंट नाफेड को और हाफेड को पूरी करनी चाहिए। अगर ये नहीं बेचेंगे तो बाजार और बढ़ भी सकते हैं और वरना यही भाव पड़े रहेंगे। और अगर ये भाव बेचते भी हैं अग्रेसिवली तो मार्केट की डिमांड भी पूरी होगी और कंज्यूमर को सही रेट पर माल भी मिले तेल खाने का। विजय जी, आप कहेंगे कि जो लोअर लेवल्स थे, एमएसपी के इतने नीचे के स्तर थे, वो अब स्टोरी या फेज यहाँ पर अब खत्म हो चुका है सरसों के लिए? ये मैं मानता हूँ, हाँ, अब इतना नीचे नहीं जाएगा बाजार, जो वापस जो 5,000 और 4900 5100 बिक गया था, अब इसमें 100-200 रुपए का ही चाल रहेगी, ज्यादा नहीं है। एक और चीज़, इस बार ऑफकोर्स हमने सरसों की फसल यहाँ पर अच्छी खासी भी देखी। विजय जी, आप कहेंगे जिस तरह से गुजरात में बारिशें हैं, कुछ कंसर्न्स यहाँ पर सोयाबीन को लेकर भी नजर आई हैं, ग्राउंडनट को लेकर भी नजर आई हैं, वो नंबर्स एज ऑफ नाउ आप कैसे उनकी समीक्षा कर रहे हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से नुकसान होने वाला है हर फसल में। ऑयल सीड की ज्यादातर क्रॉप्स में डैमेज होगा इस खरीफ क्रॉप में भी। अब वो कितना होगा ये अभी देखने की बात होती है। अभी तो
सितंबर के महीने भी फिर दोबारा बारिश अच्छी बता रहे हैं, अक्टूबर में भी बता रहे हैं। इसलिए अभी इसके लिए पूर्वानुमान बहुत मुश्किल है, लेकिन डैमेज होगा, निश्चित होगा, ये नजर आ रहा है साफ। जी संदीप जी, ये सवाल आपसे है। एक नीति आयोग की रिपोर्ट है जिसका मानना है कि 19.7 किलो पर एनम पर कैपिटा यहाँ पर अब कंजम्पशन खाने की तेल की हो चुकी है, और उसको अगर प्रोडक्शन के नंबर से यहाँ पर जोड़ें तो करीबन 40 से 45% ही पूर्ति है। बाकी सब इंडिया एज ऑफ नाउ इंपोर्ट कर रहा है। इवन एज सारी कॉन्वर्सेशन यहाँ पर होती हुई नजर आई हैं, सेल्फ सफिशिएंसी के बारे में मीटिंग्स भी हैं, सब भी हैं, लेकिन जो ये नंबर्स अब यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि एक तो जो क्लैरिटी है बाजार से वो कि प्राइसेस अब यहाँ पर बॉटम अपना देख चुके हैं, यहाँ से तेजी है, सारे नंबर्स अब यहाँ से सपोर्टिव हैं, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल इंडियन डिमांड, जिस तरह के सस्ते इंपोर्ट्स इस साल में आते हुए नजर आए हैं, और क्या स्टेप अब सरकार उठा सकती है? नीति आयोग ने बड़ी अच्छी रिपोर्ट बनाई है एंड हम उन्हें बधाई, कांग्रेचुलेशन करते हैं कि इतना अच्छा स्टडी का करके उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है। और कंजम्पशन 19.7 kg जो उन्होंने कहा है, देखिए इसमें वेज ऑयल भी आता है, दूसरी फैट्स भी आती है, घी भी आता है, सब कुछ आता है, देसी घी भी आ जाता है। तो इसके लिए ये, और जहां तक अदरवाइज हम लोग एसोसिएशन में कंजम्पशन गिनते हैं वो करीबन 18.5 kg पर पर्सन पर ईयर गिनते हैं। तो ये सब मिला के 19.7 है, और सही बात है, कंजम्पशन ये बहुत रीजनेबल नंबर है। अभी प्रोग्रेसिव कंट्रीज में, बड़े बड़े कंट्रीज में तो कंजम्पशन 30-35 किलो तक पर पर्सन है, और इंडिया का एवरेज अभी भी बहुत लो है। और इतना कंजम्पशन के लिए भी हमारी जो सप्लाई है, वो आपने सही कहा कि हमारी जो इंपोर्ट है वो 160 से 65 लाख टन है, और हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑयल का जो है वो करीबन 100 लाख टन है। तो हमें इस प्रोडक्शन को बढ़ाना जरूरी है। और अभी हम तो सिर्फ इंडिजिनस सेल्फ सफिशिएंसी का जहां तक सवाल है तो 40-42% पे हम लोग खड़े हैं। इसको हमें 50 से 55 के पास में कम से कम ले जाना होगा, और उससे बढ़ना मुश्किल है मेरे ख्याल से, बिकॉज कंजम्पशन हमारा हर साल बढ़ना है, हमारी इनकम बढ़ रही है, जीडीपी ग्रोथ 6.5 6.7 हो रही है, और पॉपुलेशन ग्रोथ करीबन आप समझिए 1% करीबन हो रही है। तो उस कारण से देख के हमें तो मतलब हर साल जो है वो मिनिमम जो 10 लाख टन एडिशनल वेज ऑयल चाहिए। तो उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि ये जो भी एफर्ट गवर्नमेंट ले रही है, ऑयल पाम से ले रही है, या जो मिशन जो अभी बात कर रही है ऑयल सीड, रेपसीड के लिए, सोयाबीन के लिए, सनफ्लावर के लिए, और ये सब देखते हुए ये सब एफर्ट धीरे धीरे फ्रूट करेंगे। लेकिन ये एफर्ट का मतलब ये होगा कि आज से लेट से 2030 में, मतलब 6 साल आज से लेके, तो एट द बेस्ट हम लोग, हमारा ये जो डोमेस्टिक अब डिमांड, जो डोमेस्टिकली हम डोमेस्टिक सोर्सेज से जो डिमांड को मीट कर पा रहे हैं 40 से 42%, वो मैक्सिमम 50 से 55% पहुंच सकते हैं। और इम्पोर्ट पे हमको निर्भर रहना ही पड़ेगा। और इम्पोर्ट जो हमारा अभी 160-165 लाख टन चल रहा है, वो 2030 में 170-75 लाख टन तक जा सकता है। और डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो हमारा 100 लाख है, वो ये सब एफर्ट से 6 सालों में मुझे लग रहा है 135 के रेंज में जा सकता है। और ओवरऑल डिमांड 2030 में मेरे ख्याल से जो अभी हमारी 260 लाख टन है, वो 295 300 लाख टन पे या 310 लाख टन पे जाएगी। तो ये पोजीशन है। जहां तक अभी कीमतों का सवाल है मनीषा जी, प्राइसेस हम देख रहे हैं वेज ऑयल की, वैसे ओवरऑल बहुत सबड्यूड है। पिछले कितने सालों का हिसाब देखेंगे तो अभी जो कीमतें चल रही है वो बहुत ही रीजनेबल लेवल में है। रादर इसमें इन्फ्लेशन नहीं, डिफ्लेशन है। और हम देख रहे हैं हमारा क्रूड पाम ऑयल जो है वो करीबन $1030-40 चल रहा है, सोयाबीन ऑयल $1040 चल रहा है, सनफ्लावर ऑयल भी $1040 चल रहा है। तो नीचे में तो ठीक है, नीचे में 850 से 950 के रेंज थी, उससे थोड़ा बढ़ावा हुआ है। लेकिन ओवरऑल हम देखें हिस्टोरिकल रेंज, उसको हिसाब देखें और वो पीक देखें जो कोविड टाइम में $2200 का हुआ था, तो अदरवाइज ये कीमतें बहुत कम है और रीजनेबल है, कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छी है। इसीलिए हमें ख्याल है। और अगस्त महीने में हमारा इंपोर्ट भी मनीषा जी देखिए, हमारे हिसाब से, संविन के हिसाब से 7,24,000 टन पाम का इंपोर्ट हुआ है, 4,30,000 टन सोयाबीन का इंपोर्ट हुआ है, और 2,84,000 टन सनफ्लावर का इंपोर्ट हुआ है अगस्त के महीने में। वो ये आप देख रहे हैं पहले जुलाई से कम है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा नंबर है इंपोर्ट का, और हमारे पोर्ट्स पे अच्छे अवेलेबल स्टॉक्स है सब जगह पे। तो इसमें फेस्टिवल सीजन में कोई कमी नहीं है कंज्यूमर को। और ठीक है। अभी गवर्नमेंट से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ना और ड्यूटी डिफरेंस बढ़ना क्रूड और रिफाइंड का, वो बातें हमने बार बार रख रखी है हमारी इंडस्ट्री की तरफ से। लेकिन गवर्नमेंट मुझे लग रहा है थोड़ा विचार कर रही है इस पे, और हो सकता है एक आध हफ्ते में या 2 हफ्ते में इस पे कुछ आगे संबंध में फैसला शायद निकल के आए। कमीशन की जी हाँ रिपोर्ट। संदीप जी,
हम भी सुन रहे हैं कि सितंबर में यहाँ पर 2-3 बड़े-बड़े फैसले आ सकते हैं, फिर चाहे वो चावल को लेकर हो या चीनी को लेकर हो या फिर खाने के तेलों को लेकर भी हो। काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशंस हैं और सितंबर में शायद कुछ निकल के आ भी सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ, जैसे आप लोगों ने कहा कि डिमांड अच्छी है, आगे ऑफकोर्स त्योहारी सीजन भी है, लोज से अच्छे खासी बढ़त यहाँ पर आ चुकी है प्राइसेस में और एक बॉटम शायद यहाँ पर बन ही चुका है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ जुड़ने के लिए, विजय जी आपका भी और संदीप जी आपका भी। एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो ऑफकोर्स यहाँ पर बात करेंगे स्ट्रैटेजीज की कि आप कैसे ट्रेड करें। यहाँ पर कुणाल शाह जुड़ेंगे हमारे साथ। स्वागत है आपका। कुणाल को चर्चा में शामिल करेंगे। कुणाल, सबसे पहले एग्री की ही बात कर लेते हैं। ऑफ कोर्स कुछ प्राइस राइजेस एंड क्रॉप डैमेजेस की यहाँ पर काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं। आप कैसे देखते हैं ओवरऑल मार्केट? ओवरऑल ये साल जो ये क्रॉप डैमेज की रिपोर्ट आई है, उसके कारण थोड़ा बहुत चीज़ों में अपसाइड आएगी, बट ब्रॉडली स्पीकिंग वी हैड अ ग्रेट मॉनसून, वी हैव अ गुड क्रॉप, सो लंबी तेजी की कोई गुंजाइश एज ऑफ नाउ नज़र नहीं आ रही है। हर कमोडिटी में, जैसे कॉटन है या कपास है, इसमें ओवरऑल ब्रॉडली ग्लोबल सिनेरियो, डोमेस्टिक सिनेरियो देख के तेजी का ही ध्यान लग रहा है। ओके, ये तो बात हुई एग्री की, लेकिन जिस तरह की प्रॉफिट टेकिंग हमने यहाँ पर क्रूड में आते हुए देखी है, उसे आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कुछ और गिरावट की एक्सपेक्टेशन? $70 की और WTI जा रहा है, बिकॉज ओपेक ने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हिंट किया है। दैट इज, सो इट्स अ पुश एंड पुल फैक्टर। लॉट ऑफ फैक्टर्स आर वेरी बुलिश, जैसे लीबिया का ऑयल का प्रोडक्शन बंद हो जाना, 1.1 मिलियन बैरल क्रूड की मार्केट में से निकल गया, बट एट द सेम टाइम नाउ ओपेक इज टॉकिंग अबाउट इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन। सो ये सब चीजें पुश एंड पुल फैक्टर के चलते हुए एक बार $70 WTI, 75-76 ब्रेंट टेस्ट कर सकता है। ओपेक प्रोडक्शन बढ़ाएगा कि नहीं वो तो टाइम बताएगा, बट उनका स्टेटमेंट से ही मार्केट का सेंटिमेंट डेंट हो गया है। सो ट्रेडर्स ट्रेडिंग के लिहाज से 6050, 6030 तक के लेवल आपको देखने मिल सकता है। और जिस तरह की मुनाफा वसूली हमने यहाँ पर सोने चांदी में आते हुए देखी है, उसे कैसे देखेंगे कुणाल, और क्या यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए? गोल्ड और सिल्वर में डॉलर इंडेक्स 100.20 से स्ट्रांग होके 101.70 हो गया है। उसके चलते हुए एक प्रॉफिट टेकिंग दिखा, यूएस के डेटा थोड़े बहुत पॉजिटिव आए थे। सो मेरी राय में ये हफ्ते में भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग और आ सकता है। गोल्ड 71,200-300 तक जा सकता है। सिल्वर की बात करेंगे तो 83,500, 83,000 तक जा सकता है। सो फिलहाल थोड़ा प्रेशर बना रहेगा। रेट कट का जो मूवमेंट 18 सितंबर को फेड की मीटिंग है, वो ड्यूरेशन के बाद हम शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखेंगे, बट नियर टर्म में थोड़ा प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है गोल्ड और सिल्वर दोनों में। एक फाइनल सवाल, और ये मेटल्स को लेकर है। अगस्त का महीना पॉजिटिव निकला है, सितंबर की शुरुआत थोड़ी सी ऑन चॉपी नोट हुई है, लेकिन यहाँ से ज़्यादातर मेटल्स जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक में क्या किया जाए? चाइना के मैन्युफैक्चरिंग PMI के नंबर कमजोर आए हैं, उसके चलते हुए आज हमने मेटल्स में प्रॉफिट टेकिंग देखा है। कॉपर अराउंड 795 तक जा सकता है, जिंक अराउंड 263 तक जा सकता है, बट बड़ी मंदी इसलिए नजर नहीं आ रही है क्योंकि आगे यूएस का रेट कट, यूरोप का रेट कट होगा तो थोड़ा बहुत ऑफसेट हो जाएगा। वीकनेस इन चाइना रियल एस्टेट मार्केट विल बी ऑफसेटेड बाय द अदर इकोनॉमी। सो बहुत लंबी मंदी नजर नहीं आ रही है। 5 से 7 रुपया, मतलब कॉपर अराउंड 795 तक जा सकता है और जिंक 262 तक जा सकता है। ऑलराइट, तो अभी भी कुछ मुनाफा वसूली बाकी है, लेकिन वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पर यूज़ करनी चाहिए, फिर चाहे वो प्रेशस मेटल्स हैं या फिर बेस मेटल्स। कुणाल, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम सेक्टर्स पर अपनी राय भी देने के लिए। एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटीज़ की।